डेट है 20 अक्टूबर 2023। देखते हैं द हिंदू में क्या है। ठीक है, फर्स्ट न्यूज, 2 मिलियन ट्रैप्ड इन गाजा एज अटैक्ड ऑन कंटिन्यू। ठीक है, गाजा स्ट्रिप के अंदर 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोग ट्रैप हुए, ये बोला गया। रेंटलेस बॉम्बिंग इवन इन द सदर्न एरियाज डिक्लेयर्ड एज अ सेफ जोन वर्सन द पैलेस्टीन फ्लाइट्स। जो एरिया सदर्न जोन के अंदर गाजा स्ट्रिप के यहाँ पे जो सेफ जोन बोल के डिक्लेयर किए गए थे, वहां पे भी इसराइल ने अभी बॉम्ब डाले। ठीक है, यही ये बोल रहा है। इसराइल्स एयर स्ट्राइक्स including the parts of the southern that Israel had declared as a safe zones, highlighting the fear among the 2 million Palestinians trapped in the territory। ठीक है, यही। इसके बाद इसराइल एग्रीड ऑन वेडनेसडे टू अलाउ द इजिप्ट टू डिलीवर लिमिटेड ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा। देखिए, इजिप्ट ने बोला है कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना चाहते हैं गाजा को, तो आप हमको अलाउ करो। तो यहाँ पे डायलेमा था, जो हॉस्टेजेस बनाए गए इसराइल के हमास ने, तो ये ट्रेडेड भी किया जा सकता था कि आप हमारे हॉस्टेज छोड़ो, हम आपको ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे। और वहाँ के जो लोकल पीपल है इसराइल के, वो बोल रहे थे कि जो हमारे रिलेटिव्स हॉस्टेजेस बनाए, आप उनको नज़रअंदाज करके ये एड कैसे अलाउ कर रहे हो इजिप्ट से हमास को, जो जिन लोगों ने हमारे लोगों को हॉस्टेजेस बनाए हैं। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो ये ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाएगी। द फर्स्ट क्रैक इन द फिनिशिंग 11 डेज सीज, 11 दिनों का जो सीज लगाया गया है, उनका पानी, ये इलेक्ट्रिसिटी वाटर सब बंद कर दिया गया था, तो उनको अभी खोल दिया गया है, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का भी। और ये बोला गया है कि इजिप्ट अभी गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड सेंड कर सकता है। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ द प्लान टू ब्रिंग वाटर फूड एंड अनदर सप्लाईज इनटू द गाजा came as a fury over the Tuesday night explosion at the Gaza city's Hili, Al Ali अल अहीली हॉस्पिटल अक्रॉस द वेस्ट एशिया। ठीक है, एक गाजा के अंदर एक हॉस्पिटल है, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की गई है इसराइल की तरफ से। तो ये बोला गया कि आप एक तरफ से तो ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हो, और जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर ही बॉम्ब डाल रहे हो। ठीक है, मोर देन 1 मिलियन Palestinians, roughly half of the Gaza's population, have fled their home। ठीक है, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए, आधी पॉपुलेशन ने, इन गाजा सिटी and other places in the northern part of the territory since the Israel told them to evacuate। ठीक है, आधे ज़्यादा लोगों ने नॉर्दर्न पार्ट के गाजा स्ट्रिप छोड़ दी गई। मोस्ट हैव क्राउडेड इनटू द यूनाइटेड नेशन रन स्कूल्स, टर्न शेल्टर्स और होम्स ऑफ रिलेटिव्स। बहुत सारे लोग जो स्कूल्स थे वो अभी शेल्टर्स में कन्वर्ट हो गए, वहाँ पे जाके बसे। ठीक है, यही उन्होंने बोला है। मोदी जी ने क्या बोला है? मोदी प्रोमिसेस एड फॉर पैलेस्टीन। मोदी एक्सप्रेस हिज condolences to Mahmoud Abbas, president of the Palestinian Authority, for the loss of the Palestinian lives in the ongoing conflict with Israel। ठीक है, he assured Mr. Abbas of humanitarian assistance for the Palestinian people and reiterated India's long-standing position on the issue। ठीक है, क्या बोला है मोदी जी ने, अपन एक्सटेंसिव से देखेंगे। मोदी रिट्रीट्स सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। मोदी जी ने बोला है कि हम पैलेस्टीनियन के स्टेटहुड को मानते हैं। ठीक है, देखते पूरे आर्टिकल में क्या बोला गया। क्या बोला गया मोदी जी ने? शेयर्ड आवर डीप कंसर्न्स एट द टेररिज्म, वायलेंस एंड डिटोरिएटिंग सिक्योरिटी सिचुएशंस इन द रीजन। ठीक है, रिट्रीटिंग इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल पोजीशन ऑन इजराइल पैलेस्टीन इशू। क्या रिट्रीटिंग, अपना क्या इशू, अपना क्या स्टांस है? वी आर सपोर्टिंग द टू स्टेट सोल्यूशंस। टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? हम दोनों स्टेट को मानते हैं, पैलेस्टीन को भी मानते हैं, इसराइल को भी मानते हैं। दोनों के सोवरेन राइट्स है, दोनों की इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर ये नहीं क्लेम नहीं कर सकते अभी। ठीक है, ये अपन मानते हैं, लेकिन ये पैलेस्टीन खुद नहीं मानता। टू स्टेट्स को क्लॉज को पैलेस्टीन नहीं मानता। ठीक है, ये याद रखिए। वेस्ट बैंक हैज विटनेस्ड द मेजर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इजराइल्स मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहे। ठीक है, और India's leaders have maintained the communications with other bodies in the conflict, which erupt when the Hamas attacked the Israeli targeted on 7 October as unprecedented and mutual multi-level operations। जब अटैक किए थे तब की बात है। जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला इंडिया के?
हैज स्पोकन टू हिज काउंटरपार्ट्स फ्रॉम द सऊदी एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, इनसे उन्होंने बात की, उनके काउंटर पार्ट से. इट इज अंडरस्टूड दैट द इंडियाज कंजर्वेशन conversation with other stakeholder is aimed at creating a network of dialogue to foster a solution of a current situation and ensure the well-being of hostages. यही इंडिया ने बोला है कि हम भी hostages की well-being चाहते हैं. अगर करंट सिचुएशन में कुछ मतलब सुलह हो जाए तो उसके ऊपर वो बात करेंगे, ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिट्रीटेड इंडियाज कंटिन्यू टू सीक द टू स्टेट सोल्यूशन, जो मैंने आपको अभी बताया, वेयर द सोवरन पैलेस्टीन स्टेट विल एग्जिस्ट साइड बाय साइड विद द इजराइल, ठीक है, दोनों एक साथ रहेंगे. इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन एसिड, इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एसिड दी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द पैलेस्टीन पीपल, सेइंग दैट, कितना दिया इंडिया ने, $29.53 मिलियन रुपए दिए, हैज बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी. यहाँ पे आपने डोनेशन दिया है और ये डोनेशन जाएगा पैलेस्टीन के लोगों के लिए, ठीक है. यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को दिए, कितने दिए, 29.53 मिलियन, ठीक है, डॉलर्स. यही है पूरे आर्टिकल में. टू स्टेट सोल्यूशन याद रखिए और इंडिया ने पैसे दिए, ये भी याद रखिए, दो चीजें, ठीक है. उसके बाद नो प्लान टू स्लो ऑन द हाइडल पावर से द मिनिस्टर, ठीक है. ग्लेशियर आउटब्रेक जो हुआ था, ग्लेशियर लेक आउटब्रेक क्या होता है, समझो ये ग्लेशियर है, ठीक है, और ये रिवर है. तो जब ठंड से अगर जब ग्लेशियर पिघलती है तो रिवर में पानी आके एक जगह आके नेचुरली ऐसा डैम बन जाता है, ठीक है, नेचुरली डैम बनता है, ठीक है. और किसी वजह से ये डैम टूट भी जाता है, ठीक है. यहाँ का कुछ बांध टूट गया नेचुरली, तो यहाँ से फ्लड, फिर वो एक साथ ही जितना पानी वो गड्ढे में था जिसका लेक बना था, ठीक है, ये ग्लेशियर का ये लेक बना था पानी पिघलने की वजह से, और ये फट गया, तो इसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटब्रेक, ठीक है. समझ में आया, समझो ये ग्लेशियर है, यहाँ पे बर्फ है, तो यहाँ से पानी बह गया मेल्ट होने की वजह से, और यहाँ पे नेचुरली ऐसे जम गया किसी खड्डे के अंदर, ठीक है, किसी पिट के अंदर, और फिर वहां से नेचुरली किसी कारण की वजह से वो टूट गया बांध, ठीक है, डैम टूट गया, नेचुरल फॉर्म हुआ जो लेक था वो टूट गया, तो उससे एकदम फ्लड आ जाती है, ठीक है. यही है ग्लेशियर लेक आउटब्रेक. ये हुआ था सिक्किम के अंदर. द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ट्रिगर्ड अ फ्लड इन सिक्किम, हैज डिस्ट्रॉयड द चुंगतंग डैम, चुंगतंग डैम को डिस्ट्रॉय किया, विल नॉट स्लो डाउन द इंडियन रिलायंस ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर. यही मिनिस्टर ने बोला है आर.के. सिंह ने कि हमारा अभी तो डैम टूटा है उसकी वजह से हम कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कम नहीं करेंगे, ये इन्होंने बोला है. वी डिडंट हैव अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था वहाँ पे, इन द प्लेस दैट वुड अलाउड द डैम्स गेट टू ओपन. वी आर लुकिंग इनटू दिस, हम इस पे काम कर रहे हैं. हाइड्रो पावर इज नेसेसरी व्हेन वी नीड बेस लोड पावर एंड, हाइड्रो पावर जरूरी होती है जब अपने को बेस लोड पावर चाहिए. बेस लोड पावर बताता हूँ क्या होता है. एंड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट विल क्विकली रैम्प अप एंड डाउन, ठीक है. बेस लोड ये अमाउंट होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर्ड और रिक्वायर्ड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ स्टेडी रेट. एक स्टेडी रेट पे इतनी पावर चाहिए होती है एक पावर प्लांट की तरफ से, उसको बोलते हैं बेस लोड, ठीक है. द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज पार्टली ड्यू टू द भाखरा नागल जो पावर डैम बनाया था उसकी वजह से ही ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये बोल रहे हैं. वी आल्सो सो वी नॉट गोइंग टू राइट ऑफ हाइड्रो पावर एज इट, तो अपन इसको पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे हाइड्रो पावर एनर्जी को, तो ये इन्होंने बोला है, ठीक है. ये दो न्यूज़ थे फर्स्ट पेज पे. उसके बाद यहाँ पे एक न्यूज़ था दिल्ली से रिगार्डिंग, गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस लॉ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू गिग वर्कर्स इफ नीडेड. देखो गिग वर्कर्स के लिए ना एक ही स्टेट है राजस्थान जिन्होंने एक लॉ बनाया है उनको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए. उस लॉ का नाम क्या है, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023 विच एक्सटेंड द सोशल सिक्योरिटी टू द गिग वर्कर्स एंड क्रिएट्स अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एग्रीगेटर्स, ठीक है. तो उनके लिए वो फ्रेमवर्क बनाएगा. इसमें अभी दो चीजें हैं, एक प्लेटफॉर्म वर्कर होता है और एक गिग वर्कर होता है. तो पहले देखेंगे गिग वर्कर क्या होता है. कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 उसका सेक्शन 2 सब क्लॉज 35 क्या बोलता है, डिफाइंस गिग वर्कर्स. क्या डिफिनेशन देते, अ पर्सन हु परफॉर्म वर्क और पार्टिसिपेट इन वर्क अरेंजमेंट, ठीक है, एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटी आउटसाइड ऑफ अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है. काम देनारा
मतलब जो एम्प्लॉय है और जिससे यहाँ काम कर रहा है जो एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में का रिलेशंस के बाहर का, जहाँ पे बंदा पैसे कमाता है और पार्टिसिपेट करता है, सच एक्टिविटी को बोलेंगे अपन गिग वर्कर्स। अ पर्सन हु परफॉर्म वर्क और participate in work arrangement and earns from such activities outside the traditional employer employee relationship, इसको बोलेंगे अपन गिग वर्कर्स। एग्जाम्पल फ्रीलांसर्स, contingent workers, independent contractors come under the umbrella term of gig workers. Even the part time professors can be classified as a gig workers, ठीक है। उसके बाद प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होता है, तो सोशल सिक्योरिटी कोड का सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 क्या बोलता है, डिफाइन द प्लेटफॉर्म वर्कर्स एज अ फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है टू एक्सेस द अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ पेमेंट में की जाती है। यहाँ पे भी ट्रेडिशनल एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के एम्बिट के बाहर ही होता है ये, ठीक है। बस ये दोनों रट लीजिए, आंसर राइटिंग में यही लिखना काम आएगी, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस इतना ही है, प्लेटफॉर्म वर्कर में ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म होता है, गिग वर्कर में इतना उसका ये नहीं होता है कि कंपलसरी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे कि जोमेटो स्विगी के जो डिलीवरी एजेंट्स हैं, ओला उबर के ड्राइवर्स हैं, उनको अपन प्लेटफॉर्म वर्कर बोलेंगे। एक प्लेटफॉर्म है, सिंपल सी बात है, एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं, उसको बोलेंगे प्लेटफॉर्म वर्कर्स। गिग वर्कर का मतलब ये होता है कि इनफॉर्मल तरीके से अगर कोई एम्प्लॉयर के बाहर के खाली पैसे लेके काम कर रहा है, उसको बोलेंगे गिग वर्कर्स, ठीक है। गिग वर्कर्स एक बड़ी टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, इसको याद रखिए। इसके अंदर जैसे कि फ्रीलांसर, फ्रीलांसर का मतलब ये होता है कि जो बंदा पैसे लेके कोई प्रोजेक्ट वर्क करके देगा, कुछ अपनी स्किल्स बेचेगा कुछ पैसों के लिए, उसको बोलेंगे फ्रीलांसर, ठीक है। तो ये इतना याद रखिए, प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग वर्कर। राजस्थान गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर की जिन्होंने लॉ बनाया कि सोशल सिक्योरिटी के लिए गिग वर्कर्स के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडिटोरियल है, शेपिंग ऑफ क्लाइमेट जस्टिस इन वार्मिंग इंडिया, ठीक है। अभी G20 समिट हुआ था सितंबर 9 और 10 के अंदर, तो वहाँ पे एग्री किया गया कि ट्रिपल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे अपन और डबल करेंगे एनर्जी इफिशियंसी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं की कि अपन फेज आउट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी को, तो वो कर भी नहीं सकते अपन। फॉसिल फ्यूल्स को अपन पूरा फेज आउट करेंगे ये इन्होंने नहीं बोला, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल है उसको फेज आउट करने की बात यहाँ पे मतलब एग्री, इसमें कोई कंसेंसस बना नहीं, यही बात उन्होंने बोली। तो अगर फेज आउट करने होंगे आपने को, तो दो चीज़ों का एनर्जी ट्रांजिशन करने से पहले बात याद रखनी चाहिए, इंटरनलाइजिंग द कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर दोज इमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेज टू पे द सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो बंदा, एक कंट्री है ए जिसके अंदर कोई रिच है कुछ पुअर है, रिच लोगों की फैक्ट्रीज है, पुअर लोगों उस पर काम करते हैं, तो प्रोडक्शन रिच लोग ही कर रहे हैं ना, तो उनके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट ये होना चाहिए, उनके ऊपर बर्डन होना चाहिए कि आपको इन्वायरमेंट के लिए कॉज आप ही इसको हार्म कर रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, क्लाइमेट जस्टिस रिक्वायर्स अ कंपनसेशन फॉर दोज हु हार्म देम। और जिनके लाइफ पे वो अफेक्ट हो रहा है ना क्लाइमेट चेंज, जैसे कि वहाँ पे काम करने वाले गरीब लोग, तो उनको कंपनसेशन देना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज कर कौन रहा है, ठीक है। एक कंट्री है वहाँ पे क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है, और दूसरी इसमें जिस पे अफेक्ट हो रहा है उसको आप कंपनसेशन करो। ये दो चीज़ें होनी चाहिए अगर आपको एनर्जी ट्रांजिशन करना होगा तो, ठीक है। जैसे कि रिच कंट्री ये करती है एनर्जी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया उन्होंने, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हैपन हुआ, और पुअर कंट्री अभी उसका इफेक्ट सफर कर रही है, ठीक है। इंडिया के अंदर भी अगर अपन देखेंगे तो ये अपन इंटरनेशनली आप वी एग्री एट ऑन दैट कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया वेस्ट के अंदर, और उसका परिणाम अफ्रीकन कंट्रीज, इंडिया, एशियन कंट्रीज, इनको भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अपन ये बात नहीं सोचते कि इसकी इंडिया के अंदर भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, इंडिया के अंदर भी इंडस्ट्रीज है ना, तो इंडिया के अंदर कुछ पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं जिनकी कंपनीज है, और वो ही दैट इज ओनली द कॉज फॉर द क्लाइमेट चेंज ना। अगर उनका प्रोडक्शन नहीं होगा तो अपन क्लाइमेट चेंज इंडिया के अंदर नहीं होगा, लेकिन अपन उसको पूरी तरह से निगलेक्ट कर देते हैं और पूरा अपन ब्लेम डाल देते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरनलाइजेशन होना चाहिए कि कॉज कौन कर रहा है। तो इंडिया के अंदर भी जो रिच लोग
कर रहे हैं उनके ऊपर अपन टैक्स लगाना चाहिए कि आप क्लाइमेट चेंज कर रहे हो, इसकी वजह से भी ये हार्म कर रहा है अपने को, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल जो कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये अपन इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ये क्या है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज? ये बोलता है क्लाइमेट चेंज सबको अफेक्ट कर रहा है, पुअर कंट्री को भी कर रहा है, रिच कंट्री को भी कर रहा है, लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी, कॉमन जिम्मेदारी है अपनी इसको हैंडल करना। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिचर कंट्री है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कम करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करके क्लाइमेट चेंज को अंजाम दिया है, ठीक है। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर कंट्री की अपनी एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये इन्होंने बोला है अपने अपने इसके ऊपर, पास्ट के ऊपर, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज के बारे में ये बोला गया है कि डिसप्रोपोर्शनली अफेक्ट करता है वो गरीब लोगों को। और जैसे कि क्लाइमेट चेंज होगा, सॉइल की हेल्थ कम होगी, बारिश कम होगी, तो ये सारे फैक्टर की वजह से फार्मर का इनकम कम होगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के इंडस्ट्रियल वाले बंदे ने अफेक्ट कौन हो रहा है? फार्मर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है कि जो वाटर इकोसिस्टम है, रिवर इकोसिस्टम है, डैम इकोसिस्टम है, लेक इकोसिस्टम है, तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट होता है, तो फिश प्रोडक्शन कम होता है। तो फिश कम्युनिटी, जो फिश कैचिंग कम्युनिटी है, उनका भी फिशिंग कम्युनिटी को भी हर्ट होता है, ये उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि कार्बन इमिशन करना और कार्बन के इमिशन से अफेक्ट होने वाला, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप है, ठीक है। और वो एक्सेस करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उन्होंने ये बोला है कि ये बड़ी जो कंट्री सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट करती है, ठीक है, लेकिन उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कम दी गई है। एविडेंट दैट द लेस इक्विटेबल सोसाइटीज हैव अ हायर इमिशन आउटपुट पर इकोनॉमी, ठीक है। जिनका और जो सबसे लेस इमिशन कर रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा आप बर्डन डाल रहे हो, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है बोल के, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया है कि इंडिया ने भी बोला है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दिए कि हम 40% इंस्टॉल कैपेसिटी जो पावर जनरेशन करेंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे, 2070 तक नेट जीरो इमिशन करेंगे। नेट जीरो का मतलब क्या होता है? जितना हम इमिशन करेंगे उतना ही हम एब्जॉर्ब करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो इसको बोलेंगे नेट जीरो, मतलब जितना प्रोड्यूस किया उतना एब्जॉर्ब कर गया, ये 2070 तक अपन अचीव करेंगे, ये बोला है। लेकिन 2021 के अंदर जितना कोल यूज किया गया इंडिया ने, वो तो 56.1% जो इंडिया का एनर्जी टोटल सप्लाई है उसके अंदर कोल कोल का कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद क्रूड ऑयल का कंट्रीब्यूशन कितना है? 33.4%। तो ये दिखा रहा है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया के एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे बोला गया है, जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती है एनर्जी, लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। जैसे कि 51% जो एनर्जी बनाई जाती है वो इंडस्ट्रीज कंज्यूम करती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट 11% एनर्जी लेता है, और रेसिडेंशियल जो अपन घर के अंदर यूज़ करते हैं वो 10% होती है, और एग्रीकल्चर 3.6% करती है। अगर यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जाम्पल लगाया है उन्होंने, अगर आपको ट्रांजिशन करना है रिन्यूएबल एनर्जी से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे क्रूड ऑयल आपको यूज नहीं करना है, तो सबसे पहले मार किसको पड़ेगी? एनर्जी कम किसको मिलेगी? इंडस्ट्रीज को मिलेगी। अगर इंडस्ट्री को एनर्जी कम मिलेगी तो आपके प्राइजेस हाइक होंगे ना। अगर इंडस्ट्री को बिजली अगर महंगी मिलेगी रिन्यूएबल एनर्जी से, अगर उनको एनर्जी मिलती है तो वो महंगी मिलेगी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है। क्रूड कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और एनर्जी निकालना और विंड एनर्जी से निकालना, तो इसमें तो फर्क आएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्री का अगर प्रोडक्शन रेट बढ़ गया तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन आएगा, और वो अपने को अफेक्ट किसको करेगा? पुअर लोगों को करेगा। रिच लोगों के पास तो पैसा है तो वे इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये इम्बैलेंस हो जाएगा, यही इन्होंने बोला है। और वहाँ पे उन्होंने और एक डाटा दिया गया है कि जो कोल सेक्टर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोअर कास्ट पीपल है वो काम करते हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, सॉरी, और दलित लोग वो काम करते हैं, ठीक है। तो इनको भी लाइवलीहुड में अफेक्ट होगा अगर आप डायरेक्टली कोल इंडस्ट्रीज वगैरह बंद कर देंगे तो, ठीक है। ये भी पॉइंट इन्होंने बोला। उसके बाद जो नदर्न इंडिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, नदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया, वहाँ पे कोल के अंदर प्रोडक्शन होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत गरीबी,
और जो सदर्न इंडिया है वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, इस सदर्न एरिया के रिच लोग हैं, लेकिन वहाँ पे विंड एनर्जी वगैरह नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का अपन सोर्स बैठा है। जैसे नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया के अंदर अपन क्या बैठा है, कोल। कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, और वहाँ पे पुअर्टी है। तो आप रिलेशन देख रहे हो, जो गरीब देश है वो सबसे ज्यादा वो नए नए तरीके से इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ये इन्होंने बोला है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि ये प्रोडक्शन के अंदर आप स्टेट का भी स्टेक इन्वॉल्व करो, मतलब स्टेट को भी इसके अंदर आप इन्वॉल्व करो। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे इसे पॉलिसी मत बना, वे फॉरवर्ड में ये बोला गया, आप स्टेट लेवल को भी बोलो कि आप पॉलिसीज बनाओ, ठीक है। ये आर्टिकल था ग्लोबल वार्मिंग से रिगार्डिंग। उसके बाद यहाँ पे एक फूड सिस्टम से रिगार्डिंग आर्टिकल है। इसमें सिंपल सी एक बात दी गई है कि देखिए, जो फूड है वो क्वांटिटी में भी चाहिए और क्वालिटी में भी चाहिए। तो इंडिया क्वांटिटी तो दे रहा है, क्वालिटी का पता नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आप अनाज खा रहे हो उसमें उतने न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है। अगर उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं हो तो उतना अनाज आपके कुछ काम का ही नहीं है। आप कितना भी खाओ, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी रहेंगे आपके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी या न्यूट्रिशन क्वांटिटी, फूड क्वांटिटी एंड फूड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये जो प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर, ठीक है, फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहा है ये बंदा, तो इसको जो अनाज वो पैदा कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उसका उसको उचित दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको उसका लाइवलीहुड, उसका फाइनेंस उसका सही है कि नहीं है। अगर उसको वो सही नहीं मिलेगा, ठीक है, ही डिडंट गेट अ गुड रिटर्न्स ऑफ हिज वर्क, तो ही विल नॉट डू द फार्मिंग ना, ही विल फाइंड समथिंग एल्स, ठीक है, वो कंपनी में काम कर लेगा, ठीक है, एज अ वर्कर कुछ भी। तो जब तक इसको रिटर्न सही नहीं मिलेंगे फार्मर को, तब तक वो फार्मिंग नहीं करेगा। और उसको फार्मिंग करने के लिए और एक चीज की जरूरत है, फार्म लैंड जो होगी उसकी क्वालिटी इनरिच होनी चाहिए, जैसे कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, तभी वो फार्मिंग करेगा, तभी उसको गुड रिटर्न्स आएंगे। जब उसको गुड रिटर्न्स पैसा मिलेगा उसको फार्मर को अपने प्रोड्यूस का, तभी वो अच्छे क्वालिटी का अनाज प्रोड्यूस कर सकेगा और वो न्यूट्रिशन में भी अच्छा होगा, ठीक है। यही इन्होंने बोला है कि ये तीनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है, न्यूट्रिशन, फार्मर का लाइवलीहुड और इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर ही खेती करेगा नहीं, खेती करने के लिए इन्वायरमेंट, सॉइल हेल्थ, क्लाइमेट वगैरह सब चीजें चाहिए। तो इन तीन चीजों पे ही ऊपर पूरा फूड इकोसिस्टम मतलब फूड सिक्योरिटी इंडिया की डिपेंड है। तो ये इन्होंने ये बोला है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको बोला जाए कि जो न्यूट्रिशियस फूड है उसका प्रमोशन करो। आप चिप्स का वगैरह करते हो तो आप मिलेट्स का वगैरह इनका आप इनको आप प्रमोट करो, एडवर्टाइज करो, और उससे भी न्यूट्रिशन के अवेयरनेस आएगा इंडियन लोगों के अंदर, ठीक है। यही इतना आर्टिकल में दिया गया। वाई शुड यस एल एल यस ऑल्सो नीड टू बी रिफॉर्म। यस एल एल क्या है, स्पेशल लॉ, स्पेशल एंड लोकल लॉज। स्पेशल एंड लोकल लॉज का क्या मतलब होता है कि कोई स्टेट स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया एक लॉ, वो हो गया स्पेशल एंड लोकल लॉ। अभी सेंट्रल लॉज कौन से, सीआरपीसी, क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, 1973, जैसे कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1870, ये सेंट्रल लेवल पे एक्ट है। और स्टेट लेवल पे भी स्टेट कोई कोई एक्ट बनाती है, जैसे कि महाराष्ट्र का एक्ट है, यूएपीए एक्ट है, ठीक है। तो ये एक्ट हो गए, ये इस दायरे से बाहर आ गए। तो अभी ये आर्टिकल किससे रिगार्डिंग है, अभी इसमें कुछ सजेशन दिए गए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट इंडियन पिनल कोड, आईआर, सीआरपीसी, इसको रिफॉर्म करके एक नया भारतीय न्याय संहिता वगैरह ये सारी चीजें बना रही है। तो ये बोल रही है कि आपने जो स्टेट ने लॉज बनाए, स्टेट के जो लॉज है उसको तो आप इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोडिफिकेशन में आपके लॉज के। तो इसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया और उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिए हर एक्ट का, कि यूएपीए जो एक्ट है उसके अंदर तो डिटेंशन का ये क्राइटेरिया दिया गया है, आईपीसी में तो अलग क्राइटेरिया दिया गया है, सीआरपीसी में अलग क्राइटेरिया दिया है, तो दोनों को आप डिफाइन करो और दोनों को सब चीजों को एक जगह लाओ, ठीक है। यही उन्होंने बोला एग्जाम्पल देगी, ठीक है। इसमें ऐसे आप एग्जाम्पल्स अगर आपको पढ़ने होगे तो आप पढ़ सकते हो, इसमें ऐसे डिटेल्स में एग्जाम्पल दिए है हर चीज के ऊपर, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं इस आर्टिकल में, इतना याद रखिए कि उसको इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद सेंटर से द मेजर्स इन प्लेस टू चेक द प्राइस इशू, ठीक है। गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किए एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द शुगर, व्हीट
एंड राइस टू इंश्योर द एडुकेट सप्लाई इन द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये बोला है डोमेस्टिक मार्केट में अगर हमारे यहाँ कमी है तो हमने उसका एक्सपोर्ट करने में बैन लगा दिया गया, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। किस किस के? शुगर, राइस एंड व्हीट। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट आस्क स्टेट टू अपॉइंट द ऑफिसर अंडर द पोस्ट एक्ट। Supreme Court on Thursday released women found protection under a law against the sexual harassment at the workplace beyond their reach, for simple reason that there was no one टू गो विथ देयर कंप्लेंट्स। वहाँ पे बंदा ही नहीं था जिसके पास आप कंप्लेन करोगे अगर आपका वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा तो। किसके एक्ट के अंदर करेंगे? पोस्ट एक्ट। तो पोस्ट एक्ट का क्या लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2003। ठीक है, पोस्ट एक्ट, इसको इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। उसके बाद पुतिन प्रेज्ड अनप्रेसिडेंटेड रशिया एनर्जी टाइज विथ चाइना। ठीक है, अभी तक ऐसे टाइज नहीं बने, अभी जो वैसे टाइज बने एनर्जी एफिशिएंट, यही उन्होंने बोला है। ठीक है, पुतिन ने, ये इंपॉर्टेंट है। महाशा आमिनी whose death led to the protest awarded EU humanitarian prize। देखिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। महाशा आमिनी ये एक 22 ईयर की वुमन थी, लेडी थी। उसको अप टू डेथ उनका डेथ हो गया प्रोटेस्ट करते करते। वो वहाँ के जो हिजाब के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रही थी और हेड क्राफ्ट उन्होंने नहीं पहना था, तो वहाँ की जो मॉरल पॉलिसी ईरान की, उन्होंने उनको बहुत मारा तो उनकी इवेंचुअली डेथ हो गया। ठीक है, प्रिजन के अंदर। तो उनको अभी अवार्ड दिया गया, यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमैनिटेरियन प्राइज ऑन, उनको दिया गया है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का जो अवार्ड है वो नेम फॉर द सोवियत डिसेंडेंट एंड्रियो शाहकाओ। ठीक है, वॉज क्रिएटेड इन 1988। ये अवार्ड किसके नाम पे बनाया गया था? एंड्रियो शाहकाओ इन 1988 में, टू ऑनर द इंडिविजुअल्स और ग्रुप हु डिफेंड द ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। ठीक है, शाह खराव व उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, एंड्रियो शाह खराव को, और उनका डेथ हुआ था 1989 में। ठीक है, और महाशामिनी का डेथ हुआ था 16 सितंबर 2020 को। और उनको मैंने अभी आपको बताया कि हेड क्राफ्ट नहीं पहनने के लॉ की वजह से उनको मारा गया था। यूरोपियन यूनियन का 27 जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है हैज इम्पोज्ड सैंक्शन ऑन ईरानियन ऑफिशियल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। इनके ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगाए, इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स एंड ईरान मोरालिटी पुलिस। ठीक है, इनके ऊपर उन्होंने, यूरोपियन यूनियन की कंट्री के अंदर वो नहीं आ सकते, ईरान के मिनिस्टर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स एंड ईरान मोरालिटी पुलिस। मोरालिटी पुलिस वही होती है जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, वुमन का ड्रेस कैसे होना चाहिए, ये वगैरह, ये सारी चीज़ें शरिया का फॉलो कैसे, शरिया जो लॉ है उसका फॉलो करने के लिए मॉरल पुलिस बनाई गई। तो उनको एंट्री नहीं है 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के अंदर फॉर ह्यूमैनिटेरियन एब्यूसेस ओवर द प्रोटेस्टर्स। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम के ऊपर स्वैग यूपीएससी ओनली बोल के सर्च करो और आप इसका टेलीग्राम में पीडीएफ ले सकते हो। थैंक यू।